नए साल 2025 को कांग्रेस ने संगठन में बदलाव और मजबूती वाला साल कहा है। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए साल में कांग्रेस संगठन में बदलाव करेगी और उसे मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। इसका एक प्रत्यक्ष अर्थ तो ये दिखाई देता है कि कांग्रेस अध्यक्ष को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है और लगातार हो रही चुनावी हार के पीछे ये एक कारण हो सकता है। अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती है तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह से बदलाव की बात की है और संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह की पहल की योजना उनके पास इस समय है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि संगठन में बदलाव का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि नए चेहरे लाना और नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपना। लेकिन कांग्रेस संगठन की समस्या ये नहीं है। सिर्फ चेहरे बदल लेने से कांग्रेस के संगठन में मजबूती नहीं आएगी। मजबूती के लिए चेहरों के साथ साथ पूरी कार्यशैली को बदलने की जरूरत होगी। क्या कांग्रेस उसके लिए इस समय तैयार है? कांग्रेस के संगठन में बदलाव की अगर बात करें तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटे तौर पर कांग्रेस का संगठन और खास तौर पर प्रदेश में बहुत कमजोर है या फिर नहीं। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है कि अगर राज्यों में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, जैसे कि उड़ीसा में 6 महीने से कांग्रेस कमेटी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जुलाई में उड़ीसा की प्रदेश कमेटी भंग कर दी। इसके 3 महीने बाद ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल के नेता शरणदास महंत की अध्यक्षता में उड़ीसा ने कांग्रेस नेतृत्व और संगठन की मजबूती के बारे में सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। 6 महीने से उड़ीसा में संगठन नहीं है। अब इसी तरीके से नवंबर के पहले हफ्ते में यानी कि 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया और प्रदेश से लेकर के जिला और प्रखंड स्तर तक सारी कमेटियों को भंग कर दी गई। इसके 1 महीने बाद यानी कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश में प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड तक की कमेटियां भंग हुई हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग करने की बात चली है। इतना ही नहीं, बिहार में तकरीबन 2 साल से प्रदेश कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। सितंबर में शुभंकर सरकार पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी भी कमेटी नहीं बन पाई। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष बने केशव महतो कमलेश भी अपनी कमेटी नहीं बना पाए। तो फिर बदलाव का एक मतलब तो ये है कि जिन राज्यों में संगठन भंग कर दिया गया है वहां नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो और प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक कांग्रेस कमेटियों का गठन हो। दूसरा मतलब ये है कि जिन राज्यों में अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन महीनों से उनकी कमेटियों का गठन नहीं हो पाया, वहां नई कमेटियों का गठन किया जाए। और तीसरा अर्थ ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हाल ही में हारी है वहां अगर बदलाव करना है तो वो जल्द हो, ताकि पार्टी का संगठन अच्छी तरीके से काम शुरू कर सके। अब कुछ राज्यों में कांग्रेस को संगठन के साथ और भी फैसले करने की जरूरत है, जैसे कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं किया। अब जरा सोचिए, पार्टी चुनाव हार गई या अनुकूल फैसला नहीं आया तो विधायक दल का नेता ही तय नहीं करेंगे क्या? अगर बदलाव के शाब्दिक अर्थ से अलग हट करके आप देखेंगे तो कांग्रेस को संगठन की मजबूती के लिए बहुत कुछ अभी करना है। सिर्फ नए अध्यक्ष बना देने या फिर नई कमेटियों का गठन कर देने से कांग्रेस का काम नहीं चलने वाला। उसे संगठन की कार्यशैली में अमूलचूल जो बदलाव है, जो एक तरीके की बदलाव की जरूरत होती है किसी भी पार्टी की, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी अधिवेशन में इसी तरीके का इशारा भी किया, लेकिन क्या वो इस तरीके का बदलाव करने में सक्षम भी हैं? क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने और मजबूत नेताओं को नाराज करने का जोखिम लेकर संगठन को नया स्वरूप दे सकते हैं क्या? असल में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल की कार्य संस्कृति के दुष्चक्र में फंसी हुई है। अब इसको पार करने वाले सूत्र वाक्य जो कांग्रेस की एक महिला नेता है, उन्होंने कहा था कि अब पार्टी छोड़ करके चली गई है। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस सत्ता में रहती है या फिर सत्ता के इंतजार में रहती है, और यही कारण है कि कांग्रेस कभी विपक्ष की पार्टी के तौर पर प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक बार खुद को देखे, अपनी कमेटियों को खंगाले, कमेटी बनाई जाए और इसको लेकर के एक पुख्ता तौर पर बड़ा फैसला कांग्रेस को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश का लोकतंत्र चाहिए और देश में लोकतंत्र बचना चाहिए तो मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं शुरुआत में यही कहना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी को 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एक खुद के अस्तित्व के बारे में और एक लोकतंत्र के अस्तित्व के बारे में। तो अगर वो बेहतर विपक्ष जब तक नहीं बन पाएंगी तब तक वो नहीं कर पाएंगी जिसके लिए उनको
लोकसभा में चाहे राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, बतौर एलओपी वो बैठे हैं। मजबूत विपक्ष बनने के लिए उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि आप आज विपक्ष हैं, लेकिन अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो शायद आप कभी विपक्ष भी ना हो, क्योंकि आपका संगठन बेहद कमजोर है। लेकिन इन तमाम विश्लेषण से पहले शिखा, ये समझना जरूरी है कि जो पिछले 60 सालों कांग्रेस ने राज किया वो कैसा था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिश्ता जनता से कैसा होता है और किस तरीके से होता है वो डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे भारतीय जनता पार्टी 3 लेयर सिस्टम है। आला कमान है, वर्कर्स हैं, संगठन है, संगठन के अंदर वर्कर्स हैं और फिर नीचे जनता है। यानी नरेंद्र मोदी खुद भी कार्यकर्ता की तरह जनता से मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन लेयर सिस्टम है। वर्कर जो है, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो आरएसएस की अलग अलग शाखाओं का हो, अलग अलग जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका हो, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से अलग अलग रूप में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की विचार को, सोच को और आगे आने वाली नीतियों को, चल रही नीतियों के बारे में अवगत कराता है। यानी ये पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, आला कमान से जुड़ी है। अब कांग्रेस की हम आपको पुराने जमाने में ले चलते हैं। कांग्रेस और जनता, वहां पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जो वर्कर कहा जाता हो या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता हो। शुरुआत ऐसे हुई कि एक नेता शुरू हुए, कांग्रेस निकली और कांग्रेस के साथ देश की जनता जुड़ती चली गई। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपको 70 साल, 80 साल, 90 साल पुरानी बात बता रही हूँ और कांग्रेस शायद अभी भी उसी विचारधारा में आगे चल रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए आपको टीम चाहिए, समय चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जो मिसिंग है, अब देखिए आला कमान को क्या चाहिए। अब आप 2.5 साल हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन रिवैम्पिंग हुई ही नहीं। अभी कुछ समय पहले सेक्रेटरीज बनाए गए, लेकिन अभी तक जनरल सेक्रेटरीज बने ही नहीं हैं। आपने भी बहुत सारे प्रदेशों के नाम बताए कि भंग कर दी गई है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। अब मैं आपको लेकर चलती हूं, उदयपुर संकल्प हुआ था राजस्थान में, तब अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया थे और पूरी की पूरी देश की कांग्रेस उस उदयपुर संकल्प में पहुंची थी। उसमें चिन्हित करके जो जिसे बोलते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए सेशंस हुए थे 3 दिन तक लगातार अरावलीज के बीच में, और उदयपुर संकल्प में तमाम संकल्प लिए गए। और इसी तरह तब मैं खड़े होके उसी ताज होटल के बाहर से उदयपुर अरावली से ये कह रही थी कि अगर जो सोचा है उदयपुर संकल्प में और उसका 50% भी लागू होता है तो कांग्रेस की रिवैम्पिंग हो जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रही हूं कि उसका 10% लागू नहीं हुआ। सबसे पहले उसमें यह कहा गया था कि संगठन में 50% से ज्यादा युवा होंगे। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ शिखा, क्या है और क्या आने वाले समय में लग रहे हैं? इनफैक्ट उस उदयपुर संकल्प के बाद बहुत सारे युवा नेता पार्टी को छोड़ के चले गए। अब सवाल यह है कि उदयपुर संकल्प लागू नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन, और जहां पे ये था कि संगठन में युवा नेता होंगे, वहां जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो सोनिया गांधी से ज्यादा उम्र दराज थे। ये बात जरूरी है कि कांग्रेस को आज एक्सपीरियंस नेता भी चाहिए। अगर राहुल गांधी युवा ब्रिगेड चाहिए तो एक्सपीरियंस नेता भी चाहिए, और अब वो चुनिंदा रह गए हैं मनमोहन सिंह के जाने के बाद, जिसमें अशोक गहलोत का जिक्र कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर लें, ऐसे तमाम, और कर्नाटक के सिद्धारमैया का जिक्र कर लें और दूसरे नेताओं का जिक्र कर लें। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम की रिवैम्पिंग नहीं हुई। और सही मायने में अगर आप कांग्रेस के अंदर घुसेंगी तो आपको कौन कौन नेता मिलेंगे, मैं आपको उंगली में बता सकती हूँ। आपको आज केसी वेणुगोपाल मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर 10 राजाजी मार्ग पर रहते हैं। केसी वेणुगोपाल से मिलने कार्यकर्ता आते हैं, जिसे कहते हैं हाजिरी लगाने के लिए। उसके अलावा शायद ही कांग्रेस में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई नेता मिलेगा, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पुराने हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि नई टीम आएगी तो क्या उस टीम के हम सदस्य होंगे या नहीं। और जो सचिव हैं वो रेगुलर कांग्रेस में नहीं आते। तो जाहिर तौर पे ना तो कांग्रेस के पास लोग हैं। एक समय ऐसा था शिखा, जब कांग्रेस में आलाकमान आए और फिर प्रदेशों में, जैसे ममता बनर्जी, शरद पवार, प्रदेशों में अलग अलग नेता खड़े हुए।
तो वो कांग्रेस का पीक हुआ करता था। और अदिति, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक जरिया बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। चलिए, राहुल गांधी तो दूर की बात हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे तक नहीं पहुंच सकते, कई लोग तो केसी वेणुगोपाल तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर ये युवा पीढ़ी ऊपर लेकर के कांग्रेस नहीं आएगी तो फिर ये सरकार संगठित कैसे होगी, सरकार में उनका आना कैसे होगा, संगठन कैसे बनेगा, प्रदेश में उनका संगठन आखिर कैसे मजबूत होगा? देखिए, कांग्रेस के लिए जो आपने बात कही वो इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ आंखों देखा एग्जाम्पल भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उससे पहले बात का जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस की एक हायरार्की तैयार हो गई थी। ऊपर थी सोनिया गांधी, उससे पहले का भी अगर मैं जिक्र करूं, जब राजीव गांधी थे या इंदिरा गांधी थी, तब संगठन बनने शुरू हुए थे। और एक समय में कांग्रेस का संगठन जनता ही थी, देश की जनता ही कांग्रेस को प्रमोट कर रही थी। घर घर में कांग्रेस के लिए इतना पागलपन था कि वो एक संगठन की तरह काम करते थे, जन सैलाब की तरह काम करते थे। इमरजेंसी के बाद चीजें बदली, तमाम हुई, उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 लगातार 10 साल तक आई, तो वो जनता ही एक संगठन की तरह काम करती थी। लेकिन फिर चीजें बदली। अब आप देखिए, एक समय चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें, चाहे फिर आप देखें कि पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लें, महाराष्ट्र का जिक्र कर लें, आप किसी भी राज्य को उठाइए, वहां पर कांग्रेस का एक मजबूत फेस था। पहली बात तो एक राष्ट्र पार्टी ही इकलौती थी, कांग्रेस इतनी मजबूत। दूसरी बात है, हर राज्य में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करता था, और कांग्रेस के पास थे अहमद पटेल, जो उन ना सिर्फ कांग्रेस के राज्यों के चेहरों को, बल्कि जो छोटे छोटे दल थे उनका भी कांग्रेसीकरण मेंटली कर लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ममता बनर्जी अलग हुई, शरद पवार अलग हुए, सबने अपनी अपनी पार्टी बनाई, और ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है। अब सवाल ये है कि अब होगा क्या? देखिए, इसमें बात यह है कि राहुल गांधी जब 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनकी सही मायने में मंशा थी कि जो हमारा पूरा हायरार्की है, वो कभी भी खुले शब्दों में उन्होंने जबान से नहीं कहा, लेकिन मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि मैं कवर करती हूँ कांग्रेस, तो मैंने देखा कि राहुल गांधी चाहते थे कि सब इस्तीफा दें, सब उस जिम्मेदारी को लें कि हमने 2019 में इतना पुअर परफॉर्मेंस की थी। राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि आप सब भी इस्तीफा दें। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी ले सकता है तो आप क्यों नहीं? लेकिन बहुत छोटे अलग अलग मोर्चों से लोगों ने इस्तीफा दिया, बड़े नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी तब चाहते थे कि सब कुछ भंग हो जाए। और आपको के कामराज फॉर्मूला याद होगा कि एक साथ सारे पद रिक्त होकर दोबारा से पदों की नियुक्ति हो। लेकिन देखिए, कांग्रेस में जहां एक तरफ आला कमान ही सब कुछ है, वहां फिलहाल राहुल गांधी वैसे वो चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी का 100% फैसला बतौर लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लागू हुआ। ऐसा राहुल गांधी के करीबी लोग कहते थे, और यही वजह थी कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। लेकिन फिर अदिति, ऐसा क्यों हुआ? अगर सारी चीजें आलाकमान ही लेकर चलती है, और कांग्रेस तो वैसे भी हमने देखा है कि जिस तरीके की पार्टी रही है उसमें बाहरी लोगों का इंटरवेंशन कभी नहीं हुआ। तो राहुल गांधी अगर कुछ चाहते थे, या फिर शायद युवा होते हुए युवा पीढ़ियों को आगे लाना चाहते होंगे, तो ये नहीं होने की क्या खास वजह है? देखिए, बहुत विचित्र किंतु सत्य वाली बात है। राहुल गांधी के पीछे गांधी लगा हुआ है, और वही चेहरा है कांग्रेस के। कई बार कितने लोगों ने नाराज होकर राहुल गांधी से इस्तीफा दिया है, आपके सामने है। आप कश्मीर के नेता को ले लीजिए, इतने सीनियर नेता थे, सोनिया गांधी के करीबी थे। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो आप युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, आप असम के जो सीएम, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, असम के जो सीएम, उनको ले लीजिए। ये तमाम लोग ब्रिगेड थे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। पहला, यहाँ पर आला कमान ही सब कुछ तय करता है, लेकिन आला कमान के पास भी इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब देखिए सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, इसके अलावा जब अहमद पटेल थे तो वो सब तय करते थे। जो अहमद पटेल के करीबी थे वो सब कुछ इन्फ्लुएंस किया करते थे। फिर जो तमाम सीनियर बड़े, आनंद शर्मा का जिक्र कर लें हम, मैं जो कश्मीर के जो नेता का जिक्र कर रही हूँ, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर अब चुनाव नहीं लड़ा, उनका जिक्र कर रही हूँ। ये तमाम लोग चीजें इन्फ्लुएंस किया करते थे। राहुल गांधी को ये एक्सपीरियंस लोगों से जाहिर तौर पर इशू था। वो चाहते थे कि युवा ब्रिगेड आए। राहुल गांधी के सारे फैसले लागू नहीं हुए, लेकिन गांधी परिवार की ही उस बेटन को आगे लेकर चलना था। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब बात करते हैं कि आज क्या हो सकता है। पहली बात तो राहुल गांधी को बतौर एलओपी अभी बहुत प्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए उनको चुनाव जीतना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने अगर बतौर नेता कोई सबसे बेहतर काम किया है तो वो एक ही था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले। उन्होंने खुद को भी निकारा,
निखार के उन्होंने संगठन को खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन सही मायने में आज की भारतीय जनता पार्टी जब से आई 2014 से, उससे राजनीति और राजनीति के तरीके बदल कर रख दिए। उससे राजनीति में बैठ कर नहीं, मेहनत करके चीजों को बदला है। अमित शाह जब यूपी में बतौर संगठन महामंत्री गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश बदला, लक्षद्वीप बदला, नॉर्थ ईस्ट में संगठन खड़ा किया, देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान करके सबसे बड़ी पार्टी बनाई। तो अब दरअसल ये कांग्रेस आज भी, जैसा ये बार बार कहा जाता है कि वो या तो सत्ता में रहती है या सत्ता में आने का इंतजार करती है। और अदिति, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बीजेपी के कार्यशैली को देखा है, हम सब ने देखा राज्यों में उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो जो लोग उस संगठन में काम कर रहे हैं उनके अंदर एक ऊर्जा भी आएगी, उन्हें भी लगेगा कि शायद कल उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक बहुत आपने ये कहा इसलिए बता रही हूँ, राजनीति में लॉयल्टी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लॉयल्टी के साथ साथ उस समय कौन व्यक्ति काम आ सकता है, चाबी बन सकता है उस ताले की, वो महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, तब संगठन के जो पुराने व्यक्ति होते थे वो राज्यसभा जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी में वो व्यक्ति राज्यसभा जाता था जो या तो कोई राज्य जिता के लाता था, या वो राज्य में कोई की फैक्टर था इंपॉर्टेंट, जिसका चुनावी नतीजों पे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस हो। लेकिन कांग्रेस में आज भी देखिए, केसी वेणुगोपाल हैं, संगठन मंत्री हैं, साउथ से आते हैं, केरल से आते हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। अब आप देखें कि केसी वेणुगोपाल के 2019 में वो आए बतौर संगठन मंत्री, और आज अगर कोई सही मायने में कांग्रेस चला रहा है, आज अगर सही मायने में कोई तीनों गांधीज के जिसे बोलते हैं वन कॉल अवे है, तो वो दो लोग हैं, केसी वेणुगोपाल, एक अजय माकन। अगर हम दोनों की संगठनात्मक शक्तियों पर सवाल करें या उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस में फेवरेटिज्म या यूं कह लें कि लॉयल्टी फैक्टर बहुत हावी है आज भी। जी, जब अजय माकन को राज्यसभा का चुनाव हराया गया, जी। तो ये एक सिंपैथी फैक्टर राहुल गांधी के लिए था, और उन्होंने बंद कमरे में ये कह दिया था कि यही अजय माकन जिसको इस कांग्रेस ने हराया है, कांग्रेस के नेताओं ने, वो उनको रिपोर्ट करेंगे, और हुआ भी यही। तो सवाल ये है कि आपको कॉम्पिटेंस देखनी है या लॉयल्टी पर अपने संगठन को चलाना है, ये कांग्रेस को तय करना होगा। 3 मूल बातें हैं। राहुल गांधी को बतौर एलओपी प्रूफ करना होगा, चुनाव में जीतने होंगे आने वाले राज्यों में, संगठन खड़ा करना होगा, और एक्सपीरियंस्ड और युवा ब्रिगेड के बीच में बैलेंस करते हुए अपने संगठन की रिक्त नियुक्तियों को भरना होगा और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा, वरना ये साल आपके लिए खराब होगा और कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल होगा। और अदिति, इसलिए कहते हैं कि राजनीति का कोई सही समय नहीं होता है, और बढ़िया होगा और अच्छा होगा कि कांग्रेस ये जितनी जल्दी समझ सके।